तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, पहले तो ये समझा जाए। तो जैसे वेव के बारे में हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ते थे, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में आप सब लोग अवेयर हैं कि जो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? क्योंकि इस वेव के प्रोपेगेशन में पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। पोजीशन और टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग के अंदर वेव था, इसमें क्या हो रहा था, इसका इक्वेशन क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा इक्वेशन लिखते थे। यहां पर क्या था, ये y क्या था, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट था, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। वेव में हम लोग इस तरह का पढ़े हैं कि स्ट्रिंग में जो वेव इन ए स्ट्रिंग हम लोग लिखते थे, मैकेनिकल वेव पढ़ते थे, वेव इन ए स्ट्रिंग। तो हम लोग यही पढ़ते थे कि वेव के प्रोपेगेशन में ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y जो है पोजीशन x और टाइम t के साथ वेरी कर रहा है। इसी का इक्वेशन देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिए या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या था, उसके हिसाब से हम लोग ये बात करते हैं। खैर, तो जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव में, यानी स्ट्रिंग में जो वेव बन रहा है ट्रांसवर्स वेव, इसमें ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y पोजीशन और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन और टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, सब कोई साथ साथ लिखते चलिएगा। हम कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको पहले भी बोले हैं, फिर हम दोहरा रहे हैं कि आप कॉपी लेके बैठिए। जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स बनाते चलिए, तो आपको फिर दोबारा ये बर्डन नहीं रहेगा कि एक बार लेक्चर देख लिए फिर कभी फिर बाद में नोट्स बनाएंगे, फिर नहीं बन पाएगा बाद में। जो क्लास चल रहा है साथ साथ करते चलिए तो ठीक रहेगा, आपके लिए ही बेहतर होगा। पेन और कॉपी सामने होना चाहिए, क्योंकि हर बात हम इस पे लिखेंगे नहीं, बहुत सारा बात डिक्टेट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग एक लाइन लिखेंगे, लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। Electromagnetic wave is a non-mechanical wave. Electromagnetic wave is a non-mechanical wave. During its propagation, electric and magnetic field are varying with position and time, are varying with position and time in sinusoidal function,
लाइक किसकी तरह, लाइक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, y in the propagation of wave in a string, है ना। लिखने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से स्ट्रिंग में जब वेव प्रोपेगेट करता है, स्ट्रिंग में जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करता है, तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y पोजीशन और टाइम के साथ जिस तरह से वेरी करता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन और टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हुआ। इस पर हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। सो इक्वेशन ऑफ electromagnetic wave are written as E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और B के टर्म में या एंड ही लिख लो, एंड ये भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पोजीशन और टाइम के साथ वेरी करा सकते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन में। जैसे ट्रांसवर्स वेव में y वेरी कर रहा था, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y वेरी कर रहा था। इसको देख के ये लग रहा है कि दोनों ही, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और बात हम कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव एक्स में प्रोपेगेट कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। लिखेंगे नोट करके, वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर E and vector B are in a plane perpendicular to each other। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिस दो प्लेन में वाइब्रेट करेगा, वो दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, सपोज करो। किस प्लेन में ये कर रहा है? इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, है ना। ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। तो उसी तरह से इधर मैग्नेटिक फील्ड हम ले लिए, इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हम ले लिए वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाई पे। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर दिखाएं, ये एक्स एक्सिस है और ये इधर जेड एक्सिस है, तो दूसरे कलर से अगर हम दिखा दें मैग्नेटिक फील्ड को, तो बी जो होगा वो इस प्लेन में होगा। एक्स ये है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप समझो ऐसा, समझ रहे हैं। तो वो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये किस प्लेन में है? जेड एक्स प्लेन में। ये जेड एक्स प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा
एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ई नॉट क्या था, ई नॉट था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नॉट क्या था, बी नॉट था मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर लिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, हेडिंग दीजिए मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम लोग आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है थोड़ा इस पर बात किया जाए। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, याद करिए हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ते थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। क्या लिखते थे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ हम लोग लिखते थे इंटीग्रेशन B डॉट dl, यानी वेक्टर B का लूप में, एक क्लोज लूप में जो सर्कुलेशन है B डॉट dl, ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के, ठीक है। जहां ये क्या है, इनक्लोज्ड करंट इन एम्पीरियन लूप, अब लूप का जो सरफेस है, जिस सरफेस से ये करंट निकल रहा है, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, यानी समय के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, तब ये वैलिड है। ये सब बात हम लोग एम्पियर्स लॉ में कर चुके होंगे। क्या लिखते थे यहां, हम लोग लिखते थे दिस इज वैलिड, द लॉ इज वैलिड, द लॉ इज वैलिड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface through which current passes remains unchanged। ये सब बात हम लोग पहले कर चुके हैं एम्पियर्स लॉ में, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो ये बात पढ़ाया गया होगा आपको कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये तभी वैलिड है जब एम्पीरियल लूप से जो करंट पास कर रहा है, जिस सरफेस को क्रॉस करके वो पास कर रहा है, मतलब लूप का सरफेस, जैसे ये लूप है और इससे ये करंट पास कर रहा है मान लो, तो इस सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये कैसे पता चला, तो उस पर आते हैं। क्योंकि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो एक नया करंट आ जाएगा, जिसको इसमें ऐड करना पड़ेगा इस करंट के साथ साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा
वहां पर इनक्लोज करंट, यानी ये जो इनक्लोज करंट जो इसके थ्रू पास कर रहा है, उस करंट के अलावा एक और करंट आ जाएगा, जिस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये कैसे पता चला कि एक और करंट आ जाएगा, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। इफ, पहले लिख लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, देन क्या होगा, देन बी डॉट डीएल जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड प्लस आई डी, जहां आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का ज्ञान हुआ कैसे, कैसे पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेना चाहिए, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड about displacement current we are taking an example of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हो रहा है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किए कि एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। इफ कैपेसिटर इज चार्जिंग, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इस पर जो चार्ज है वो वेरी करेगा। मतलब किसी समय मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, जैसे जैसे चार्ज होगा चार्ज वेरी करेगा। अब यहां पर इसके बीच में अगर कंपास निडल लाते हैं तो उस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर कंपास निडल लेके आते हैं तो उस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में कहीं हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या किए कि कोई आर्बिट्ररी लूप बना लिए, कैसा भी ऐसा एक आर्बिट्ररी लूप बना लिए भाई। इससे कोई करंट पास कर रहा है क्या, तो जवाब होगा नहीं पास कर रहा है। इससे कोई करंट पास कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो जब करंट पास नहीं कर रहा है तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया कैसे, और अगर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया है तो यहां कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर हम इस लॉ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस बात को लिखते हैं। इफ कैपेसिटर इज चार्जिंग देन we observe that when compass needle is compass needle is taken between parallel plate capacitor, then it shows deflection. Then it shows deflection. It means, यहां लिख रहे हैं, it means
there must be electric field, sorry, there must be magnetic field inside parallel plate capacitor. ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर कोई लूप ले लिए, मान लीजिए इस लूप का नाम कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ है अल्फा बीटा गामा, कुछ भी मान लो, इस लूप का मान हम लोग जेड मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, गामा। ठीक है, पहले इतना लिख लिया आप। नीचे से लिखो इसके if we draw an arbitrary loop gamma inside parallel plate capacitor, then we observe no current passes through it. No current passes through it, but करंट तो पास नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये प्रूफ कर रहा है कि कोई ना कोई करंट होगा, है ना। बिना करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात को कौन प्रूफ कर रहा है? कंपास, क्योंकि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि बट presence of magnetic field, magnetic field shows there must be current, there must be a current through it. This current is called displacement current. This current is called displacement current. सही है जी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट को हम निकालेंगे कैसे, यानी यहां पर अब लॉग क्या लिखेंगे? सो देखिए, इधर लिखें क्या, इधर लिख रहे हैं सो बी डॉट डीएल बराबर, अब क्या हो जाएगा, कोई इनक्लोज करंट है नहीं, ऐसे पहले एक बार लिख लेते हैं, एक बार अलग से ही लिख लेते हैं, छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो बी डॉट डीएल, ऐसा लिखो ना एक लाइन और अच्छे से। सो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या लिखेंगे? सो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड प्लस आई डी। ये तो जीरो है भाई, अभी जो हम सिचुएशन देखे जीरो है, तो बचा क्या, तो बचा बी डॉट
dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी। अब ये आई डी कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक बैटरी लगा दी है यहां पर, है ना। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ए को इधर कर दो, कोई भी एक लूप ले लिए, तो इस लूप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जी। अब एक तरफ करते हैं, तो ये Q बराबर ए बाई एप्सिलॉन, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, ये कहां से लिखे हैं? कैपेसिटर में आप पढ़ चुके होंगे। E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, सिग्मा को Q बाई ए लिख दिए। अब ए को इधर ले आओ, यानी ई ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ? मतलब इधर कर रहे हैं, इधर देखिए, E इंटू ए क्या हुआ? फ्लक्स थ्रू इट, यानी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? फाई ई। ई ये क्या हो गया? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है भाई? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर डी फाई ई बाई डी टी करना है तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट हो गया, और यही करंट कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या लिखेंगे हम लोग? डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का फॉर्मूला हुआ एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये अपने को क्या निकल गया भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट निकल गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ कुछ लिखते हैं, तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ अब क्या हो जाएगा? फ्रॉम एम्पियर्स लॉ लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनक्लोज तो कट गया, केवल आई डी बचा हुआ है। म्यू नॉट आई डी की जगह पे कितना? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये अब अपना एम्पियर्स लॉ हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। एम्पियर्स लॉ से हम लोग ये लिख लिए। अब इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग फैराडे लॉ पढ़े। फैराडे लॉ क्या था? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, किसी भी लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाई बी बाई डी टी। याद करिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? ई डॉट डीएल का सर्कुलेशन, है ना। तो ये हम लोग फैराडे लॉ से पढ़ते हैं। कैसे लिखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी। थोड़ा याद करा दे रहे हैं। और ये ई इंड्यूस्ड क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये ई इंड्यूस्ड कितना हुआ? ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस, सही है ना। सॉरी, ये इसमें माइनस लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ई डॉट डीएल बराबर, ठीक है। ई इंड्यूस्ड जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और ई इंड्यूस्ड को लिखेंगे माइनस ई डॉट डीएल। कहां से कहां तक? पूरे लूप में। एक लूप में जो ई डॉट डीएल है वही ना इंड्यूस्ड ईएमएफ है पूरे लूप में,
और पूरे लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ ही माइनस डी फाई बी बाई डी टी के बराबर है। मतलब फाइनल सिचुएशन इज दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल बराबर माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया जी, यहां भी माइनस था, और ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस ई डॉट डीएल होता है, तो वो भी माइनस है। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, डी फाई बी बाई डी टी, नोट करिए एक बार आप इसे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इस पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में सबसे पहले यही दो लॉ का यूज करेंगे, फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो पैरामीटर्स है उसके बीच में रिलेशंस निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले फैराडे लॉ से। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल बराबर डी फाई बी बाई डी टी, सही है, ये इसी को यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर इधर एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं वाई की तरफ, है ना। मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में है। ये x बराबर x1 पे इनिशियली था और ये यहां से x बराबर x2 पे गया, ये इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। मान लो इस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में हम मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड, इधर B है, इधर E है, ठीक है। तो सबसे पहले E डॉट डीएल निकाला जाए, इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसको इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। अब आप देखिए ई डॉट डीएल निकाल रहे हैं, क्या होगा भाई, एक तरफ कर दें, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन को समझने का जरूरत है। ई डॉट डीएल को हम लोग कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक चल रहे हैं, यानी ये पी, इसको मान लो यहां पर पी क्यू आर एस, ऐसे गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, मतलब एक लूप में पूरा घूम गए, तभी ना ई डॉट डीएल होगा, लूप है ये, यहां से यहां तक ई डॉट डीएल ले रहे हैं। अच्छा, ई को हम पहले ही मान चुके हैं कि भाई एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर ई एक्स वाई प्लेन में है तो बी जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, ऐसा मान रहे हैं, तो उसी के हिसाब से चला जाए। अब आप देखिए, तो यहां पर लिख रहे हैं ई डॉट डीएल का लूप में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डीएल पी से क्यू तक, पी से क्यू तक प्लस ई डॉट डीएल क्यू से आर तक, क्यू से आर तक प्लस ई डॉट डीएल आर से एस तक प्लस ई डॉट डीएल एस से पी तक, एस से पी तक।
P से चले और फिर वापस P पर आ गए, तो ये पूरा लूप में इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। अब चलिए P से Q, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, dl वेक्टर इधर है, तो E डॉट dl P से Q में E और dl एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E और dl परपेंडिकुलर है P से Q के बीच में। E किधर है? Y में, और dl किधर ले रहे हैं? P से Q, x में। अब आ जाइए Q से R, Q से R देखो, अगर ये लेंथ L है, इसको L मान लेते हैं लेंथ को, तो ये L जो है यहां पर E इंटू L हो जाएगा, E भी इधर, L भी इधर, तो हमारा कहानी ऐसा कुछ हुआ, E डॉट dl बराबर E कहां का? ये यहां से यहां के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x2 पोजीशन का है, अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यानी E एट x2 पोजीशन इंटू L। बोलो भाई, E भी इधर, L भी इधर, फिर R से S तक, तो R से S तक L इधर है, L किधर है? निगेटिव x की तरफ है, और E क्या है? Y में है, फिर एक बार परपेंडिकुलर हो गया, फिर एक बार परपेंडिकुलर हुआ तो ये टर्म 0 हो गया। ठीक, फिर S से P, S से P देख लीजिए, E Y की तरफ है और S से P निगेटिव Y की तरफ आ रहे हैं, मतलब E डॉट L निगेटिव होगा, तो साइन माइनस कर लिए। यहां पर जो E है वो किस पोजीशन पर का है? यहां पर जो ये E है वो x1 पोजीशन पर का है, ये x1 पोजीशन पे क्या लिखेंगे? E एट पोजीशन x1 इंटू L। वो ये ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड x2 पोजीशन वाला था, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड x1 पोजीशन वाला था, और E का वैल्यू हम लोग लिखते क्या है? तो E का वैल्यू लिखते हैं E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। B बराबर क्या लिखते हैं? B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है जी। अब आप देखिए यहां पर आ क्या गया? E x2 के जगह पर लिखो E नॉट L साइन kx2 माइनस ओमेगा टी, अब माइनस E एट x1 E नॉट L साइन kx1 माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन ए का E डॉट dl हम निकाल दिए, कितना? E नॉट L साइन kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस E नॉट L साइन kx1 माइनस ओमेगा टी। बोलो जी। अब देखिए इसी में आगे बढ़ा जाए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दिख रहा होगा हमारे हिसाब से। अब डी फाई बी बाई डी टी निकालते हैं। डी फाई बी कैसे निकालेंगे? फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो इसी इक्वेशन में आप देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहां पर हम बनाए थे ये लूप एक P Q R S। इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है इस तरह, जेड के इधर मैग्नेटिक फील्ड है, हम क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। ये x बराबर x1 पोजीशन है, ये x बराबर x2 पोजीशन है। हमको डी फाई बी बाई डी टी निकालना है जी, फ्लक्स निकालना है इससे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक लूप ले लेते हैं, यहां पर एक छोटा सा लूप ले लिए, ये इसका थिकनेस dx मान लिया, और ये L तो है ही, तो फाई बी क्या हुआ? डी फाई बी क्या हो गया ये देख लो, डी फाई बी बराबर बी इंटू एल डी एक्स। बोलिए, बी इंटू ए, इसका एरिया क्या है? एल डी एक्स। अब बी एट पोजीशन एक्स क्या है? तो डी फाई बी बराबर बी कितना? बी नॉट
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू एल डी एक्स। सही है, ये डी फाइव बी निकल गया, तो फाइव बी निकाल लेते हैं अब। तो फाइव बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी नॉट एल को बाहर कर लिए, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स। कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। ये लूप x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x1 से x2 तक। तो x1 से x2 तक वेरी करा दिए। इस लूप से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी ना इस दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। ई डॉट डीएल का लूप में पूरे सर्कुलेशन निकाल दिए, बी डॉट ई डॉट डीएल। अब ये डी फाइव बी बाई डी टी के बराबर है, तो डी फाइव बी बाई डी टी निकालने के लिए पहले फाइव बी निकालना पड़ेगा, अब फिर फाइव बी निकाल के यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फिर फ्लक्स निकाल के उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तो ये एक्स के फंक्शन में वेरी कर रहा है, तो dx यहां लिए हैं, तो x के साथ लिमिट ले लिए, तो फाइव बी बराबर हो गया बी नॉट एल, और साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब बाई के, और लिमिट कहां से कहां तक है, तो x1 से x2 तक। सही है जी। अब इसको फाइव बी इज इक्वल टू आ गया बी नॉट एल बाई के, एक तरफ हो गया, और माइनस लगा हुआ है तो पहले लोअर लिमिट रख लेते हैं, तो पहले लोअर लिमिट रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, कॉस के x1 माइनस ओमेगा टी और माइनस क्या हो गया, कॉस के x2 माइनस ओमेगा टी, यह आ गया फाइव बी। नोट करते चलिए इसको, जो लोग लिख रहे हैं इसको पूरा लिख ले पहले। फाइव बी हम निकाल दिए, कॉस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस के x2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए, अब हमको डी फाइव बी बाई डी टी निकालना है, तो डी फाइव बी बाई डी टी ये क्या हो जाएगा भाई, बी नॉट एल बाई के। अब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम का कोफिशिएंट बाहर आएगा, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो एक बार फिर माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस साइन के x2 माइनस ओमेगा टी, और एक माइनस ओमेगा और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम का कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई करोगे, तो डी फाइव बी बाई डी टी निकल गया। फाइनल क्या आया वो देखिए, तो फाइनल जो अपने को आया इक्वेशन, वो ये आया कि डी फाइव बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन डी टू इज इक्वल टू बी नॉट एल, और ओमेगा बाई के क्या हो जाएगा, वी। इसको सी लिख सकते हैं, यहां पर ओमेगा बाई क्या है, वेलोसिटी होता है, ओमेगा बाई के वेलोसिटी, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या है, सी है, स्पीड ऑफ लाइट। कितना जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी फाइनल आ गया आपको यहां पर इस इक्वेशन से साइन टू
माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, है ना, सॉरी के x1 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के x2 माइनस ओमेगा टी, ये डी फाइव बाई डी टी आया। और ई डॉट डीएल क्या आया था, ई डॉट डीएल आया था ऑल्सो, अब देखिए ई डॉट डीएल कितना आया था, पहले से हम निकाल चुके हैं, आपके कॉपी में होगा, एक बार देख लीजिए। तो ई डॉट डीएल आया था ई नॉट एल ये आया था ई नॉट एल साइन के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के x1 माइनस ओमेगा टी। अब आप देखिए, तो अगर हम लोग ई डॉट डीएल को बराबर करें डी फाई बी बाई डी टी के, और इसका मॉड ले लो और अच्छा रहेगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं, प्लस माइनस से मतलब सीधा यह है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट अगर करेंगे तो यहां देखिए, यहां पर के x1 माइनस ओमेगा टी, के x1 में से के x2 घटा, और यहां के x2 में से x1 घटा है, बाकी टर्म सेम है, तो जब मॉड करेंगे तो यहां पर माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो वही बात हो जाएगा, यहां पर माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो मॉड में उतना ही आ जाएगा, तो फिर क्या आएगा, ये टर्म जब ये दोनों को इक्वेट करिएगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा ना, बचा क्या आपको, आपको बच गया बी नॉट एल सी बराबर ई नॉट एल, एल से एल कट गया और इक्वेशन आ गया बी नॉट बाई ई नॉट, सॉरी आपको इक्वेशन आ गया सी बराबर ई नॉट बाई बी नॉट, ये सी यानी स्पीड ऑफ लाइट निकल गया हमको इस इक्वेशन से, एक रिलेशन आ गया C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, जहां C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन से हम लोग जो है स्पीड ऑफ लाइट निकाल दिए, बोलिए, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, एक रिलेशन ये निकल गया। जैसे हम लोग यहां पर फैराडे लॉ यूज किए वैसे ही एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे तो एक और रिलेशन निकल के आएगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। आगे बढ़ें, अगर हम इस पूरे को एक जगह कर दें, आप पूरा डेरिवेशन को एक जगह देखना चाहते हैं तो छोटा कर देते हैं, पूरा डेरिवेशन एक जगह दिख जाएगा आपको, लेकिन ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं। सही है, अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। फ्रॉम, अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ से क्या लिख सकते हैं वो देखिए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, यही तो लिखे थे पीछे, हम लोग यही तो निकाले थे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, है ना, एक बार चेक कर ले कि यही तो आया था ना, ई डॉट डी एल बी डॉट डी एल म्यू नॉट, हाँ ठीक है, तो ये आया था
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो अब अलग अलग हम लोग फिर से एक बार निकालें। जैसे अब देखिए यहां पर बिल्कुल इधर से करते हैं जो थोड़ा डेरिवेशन अच्छे से कर सके। इधर x, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना और इधर अपना मैग्नेटिक फील्ड था। पहले बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई। एक बार इस प्लेन में अब चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में फ्लक्चुएशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसा ये x बराबर x1 पे और ये x बराबर x2 पे। कहां से कहां चला, a से वैसे कुछ लिख लो एक बार फिर से। ये पॉइंट है P Q R S, ऐसे चल रहा है ना, क्योंकि B डॉट डीएल का सर्कुलेशन पूरे लूप में निकालना है। क्या लिखेंगे भाई B डॉट डीएल, आप बताओ। B डॉट डीएल इज इक्वल टू B डॉट डीएल, कहां से कहां तक B डॉट डीएल, P से Q तक, पहले P से Q प्लस B डॉट डीएल Q से R प्लस B डॉट डीएल R से S प्लस B डॉट डीएल S से P, है ना। एक बार पूरे लूप में लिख लिए B डॉट डीएल को। अब देखो आगे कितना आया ये, यानी फाइनली ये B डॉट डीएल आके आ गया अपने को। पहले P से Q चला भाई, P से Q L वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है ना, B वेक्टर इधर है, तो B और L परपेंडिकुलर था, तो ये टर्म तो पहला जीरो हो गया। फिर Q से R, Q से R देखो, B भी इधर L भी इधर, तो B इंटू L, लेकिन B कहां का, X बराबर X2 का B है ये, यहां से यहां तक जो B है वो X2 पोजीशन पर का है, तो B एट पोजीशन X2 इंटू L, सही है। माइनस फिर से एक बार R से S देखिए, तो R से S में L इधर है, अब B इधर है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो B एट X, सॉरी जीरो, ये भी टर्म जीरो हो गया R से S। अब बचा क्या S से P, S से P देखो जी, L वेक्टर S से P की तरफ, जबकि B वेक्टर P से S की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे माइनस BL, लेकिन माइनस तो ठीक है, B कहां का, X1 पोजीशन का, तो B एट पोजीशन X1 इंटू L, सही है। B डॉट L क्या हो गया, B इंटू L, B किस पोजीशन का, X1 पोजीशन का। चूंकि B का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, तो यहां पर लिख देते हैं, ये आ गया B नॉट साइन के X2 माइनस ओमेगा टी, L को बाहर रखो और इसको ऐसे कर लो, अब माइनस साइन के X1 माइनस ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, सही है। B डॉट डीएल का वैल्यू, सही है जी। थोड़ा सा इधर सही है, और अब देखो दूसरा इक्वेशन है डी फाई बाई डी टी निकालने का, तो अपने को डी फाई ई निकालना है। तो डी फाई निकालने के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसी में देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पर हम लोग एक क्या करते हैं ना कि एक यहां पर एलिमेंट ले लेते हैं ऐसा, ये dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है।
तो डी फाई क्या लिखेंगे अब, डी फाई ई बराबर ई एट पोजीशन एक्स इंटू एल डी एक्स। बोलो जी, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसी प्लेन, इस प्लेन में क्यों लिए हैं, क्योंकि इस प्लेन में ये अपना एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे है, वाई डायरेक्शन में, तो E इंटू एल डी एक्स, ये एरिया हो गया। अब बताओ डी फाई ई बराबर, ई क्या है, ई नॉट एल साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स, तो फाई ई क्या हो जाएगा, ई नॉट एल इंटीग्रेट करेंगे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स को कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, बोलिए। तो फाई ई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा ई नॉट एल बाई के इंटू, इंटीग्रेशन तो आप लोग सब अच्छे से जानते ही हैं, साइन का माइनस कॉस, और माइनस है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए पहले लोअर लिमिट ले लेंगे फिर अपर लिमिट ले लेंगे। तो क्या करेंगे, साइन का कॉस कर लिए, कॉस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस के x2 माइनस ओमेगा टी। सही है जी, ये अपने को फाई ई निकल गया। अब अगर इतना पहले आप एक बार नोट कर लें, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, फिर डी फाई बाई डी टी हम निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके। अब डी फाई ई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, कॉस का माइनस साइन, अब फिर ओमेगा माइनस ओमेगा बाहर आएगा, उसका एक माइनस, वो दोनों माइनस को कर दो प्लस, फाइनल जो आएगा वो हम सीधे लिख रहे हैं ई नॉट एल बाई के ओमेगा इंटू, कॉस का साइन ही कर लेते हैं सीधे, साइन के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के x2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहां टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और इंटीग्रेट जब किया था तो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा था, दोनों का अंतर आप समझिएगा। किसी गिवन टाइम पर x1 से x2 तक किए तो टाइम को फिर हम छेड़छाड़ नहीं किए, और किसी गिवन पोजीशन पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x1 या x2 क्या है, फिक्स है, केवल टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, इतना आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, चूंकि बी डॉट डीएल जो है वो बराबर है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी के। तो बी डॉट डीएल कितना है, इसमें देखिए साइन के x2 माइनस ओमेगा टी, हम माइनस साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो वही टर्म यहां भी है, दोनों कट जाएगा आपस में, ये दोनों टर्म आपस में कट जाएगा, माने जब हम मॉड लेंगे तो अब के x2 माइनस ओमेगा टी हो या के x1 माइनस ओमेगा टी हो, टर्म सेम है, केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे कर लो तो क्या आ जाएगा, ये यहां जब दोनों को बराबर करेंगे तो आपको आ जाएगा यहां पर बी नॉट एल, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट एल ओमेगा बाई के। ये जो फैक्टर है साइन के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के x2 माइनस ओमेगा टी, और यहां है साइन के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये टर्म, एल से एल भी कट गया, और बी नॉट को क्या लिखे थे हम लोग, क्या निकाले थे, बी नॉट बाई ई नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी,
और ये 1/c, ई नॉट बाई बी नॉट सी था, तो यहां क्या गया 1/c इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, यानी जो फाइनल अपने पास डेरिवेशन आया, जो रिजल्ट आया सॉरी, वो आया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये एक डेरिवेशन अपने को आ गया c निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या क्या पढ़े, बी नॉट ई नॉट में क्या रिलेशन है, c कैसे निकाल सकते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, नोट करिए। ठीक है जी, अब हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक बार थोड़ा इधर कर दें, पूरा वीडियो आप, पूरा डेरिवेशन को अगर हम एक जगह करना चाहें तो ऐसा कुछ है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालने का एक फॉर्मूला आपको आ गया, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब लास्ट एक टॉपिक इसी में है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नोट किया जाए, intensity of electromagnetic wave। देखिए, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है पहले तो ये लिख लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग आई मानते हैं, आई। तो आई लिखने से पहले हम लोग ऐसे करते हैं, एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं पहले, एनर्जी डेंसिटी ई डी, यानी ये हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी है। अब मान लीजिए हम एक इस तरह का ले लिए, ये प्रोपेगेशन एरिया है, ये लेंथ एल है और एरिया ए है ना। तो ये देखिए, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट अगर हम यहां ले लिए, इसका एरिया ए है और ये लेंथ को मान लीजिए कुछ हम एल मान लेते हैं, बाद में पुट करेंगे इसको, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। और इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी बराबर हो गया हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना।
ये आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे इंडक्टर में हाफ LI स्क्वायर होता है, उसी को डिराइव करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग को यहां जो निकालना है वो क्या है, टोटल एनर्जी क्या हो गया। तो U, अब देखिए एनर्जी, इसमें अगर एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एनर्जी हो गया। अब प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट डीवी, सही है, ये टोटल एनर्जी होगा। एक बार इसे लिखा जाए इसको, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सबका वैल्यू लिखते हैं, यानी E इज इक्वल टू, इसको E टोटल है, E टोटल, तो E टोटल आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। E स्क्वायर को हम लिख रहे हैं E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी प्लस हाफ बी एस, हाफ टू म्यू नॉट, बी स्क्वायर को लिख रहे हैं बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। इसको लिखा जाए, तो क्या आगे देखिए, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट डीवी और साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी को कॉमन कर लिए, है ना। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एक मिनट, नहीं सॉरी सॉरी, ये एप्सिलॉन नॉट तो अंदर था ना, ये एप्सिलॉन नॉट इसमें था, तो इसको हम कॉमन कैसे कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर आ जाएगा। एक मिनट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट था ना ये, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी प्लस हाफ 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, इतना
इंटू डीवी को बाहर रखते हैं ना भाई। अब हम कॉमन कर रहे हैं, तो अब जब हम कॉमन कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, देखिए एक बार कैलकुलेशन देख लिया जाएगा। तो हाफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी को एक तरफ करते हुए अब हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर बाई बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आ गया है इंटू डीवी, सही है। तो टोटल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ। अब ई का एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, ई एवरेज, ई का एवरेज वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो ई साइन स्क्वायर को 0 + 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस बी नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिखे हैं ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी। तो बी नॉट कितना आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट, सी म्यू नॉट, और इंटू डीवी ये आएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा भाई। बी नॉट स्क्वायर जब हम कर रहे हैं, बी नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना, ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम यहां से एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दें तो क्या आएगा, सो देखिए 1/4 हो गया, 1/4, और एप्सिलॉन नॉट को कर दिए कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है ये, और ई नॉट स्क्वायर को भी कर दिए कॉमन, तो बच गया यहां 1 प्लस 1/c स्क्वायर इंटू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। अब देखिए 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर होता है, आइए 1/c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर कट के 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो एवरेज कितना आ गया फाइनली आपको, यानी अभी हम लिख दे रहे हैं बगल में यहां पर कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर कट के 1 1 1 2 फिर 2 कट के फाइनल ई एवरेज कितना आ गया, ई एवरेज आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर आ गया, ई एवरेज का वैल्यू इंटू डीवी। सही है। और अगर एनर्जी डेंसिटी यहीं पर निकालना होगा तो हम लोग सीधे कर देंगे। पहले ये लिखा जाए, इसी में अगर अपने को इसी में अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना है आगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ईडी का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा ये, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर हो गया। ये इस तरह से एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं। बोलिए, जब एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकल गया तो इंटेंसिटी भी निकल जाएगा। पहले ये लिखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में, अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई एवरेज बाई डेल्टा टी।
अब देखिए यहां पर, अब ये है कितना, यानी यहां पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। डीवी को क्या लिख सकते हैं, डीवी को लिख सकते हैं एरिया इनटू पर यूनिट एरिया, ये छूट गया, पर यूनिट एरिया, एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यही तो इंटेंसिटी है। अब सोचो डीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम फिगर जो बनाए थे, टी बराबर 0 पे यहां है, टी बराबर डेल्टा टी पे यहां है, और इसका एरिया ए है, तो हाफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। डीवी को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू ये लेंथ, ए इंटू एल, अब बाई डेल्टा टी इंटू ए से ए कट गया। अब इसको क्या लिखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एल कितना, लेंथ कितना, सी डेल्टा टी। अरे भाई यहां से यहां तक चलने में डेल्टा टी समय लगा, तो लेंथ क्या हुआ, सी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। फाइनली इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। सही है, तो इस तरह से लाइट का इंटेंसिटी निकल गया। अब इस पर कोई सवाल करना चाहें तो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in parallel beam of light, in parallel beam of light 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी दिया हुआ है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। अपने पास फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, आई बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, है ना। अब आप सोच लो, ये 2 है, हाफ वैल्यू पुट करो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है कि नहीं, और ये इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो कर रहे ई नॉट निकल जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल रहता है, केवल फॉर्मूला रिवाइज रखना है। अच्छा, जैसे एनर्जी डेंसिटी हम लोग ई नॉट के टर्म में लिखे, तो इसको बी नॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, आपको पता ही है कि ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी है कि नहीं, और सी स्क्वायर बराबर 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो आपको मान लो कि किसी सवाल में बी नॉट पता है, तो ई नॉट को बी नॉट के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है ना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी में रिलेशन मालूम ही है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको आप एक बार अच्छे से इसका वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और इस पर सवाल बनाइए, है ना। कम से कम HC वर्मा से बना लीजिए, किसी भी बुक से बना लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक और लेक्चर हम लोग करेंगे अगले में सेमीकंडक्टर का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।